बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने ये संदेश दिया तो वो नारे में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश से ये बात चली हरियाणा, हरियाणा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से झारखंड, और अब माना जा रहा है कि पूरा राष्ट्रीय नारा हो गया। आज के वक्त का, आज के दौर का सबसे प्रभावी, सबसे चर्चित नारा, बटोगे तो कटोगे। अब समाजवादी पार्टी ने इसको पहले तो एक दूसरा मोड़ दिया और उन्होंने कहा कि भाई पीडीए में ना कोई बटेगा ना कटेगा। फिर लगा कि नहीं, ये उसकी टक्कर का मामला नहीं बना बटेंगे तो कटेंगे का। वो ताप नहीं दिख रहा इसमें जो दिखना चाहिए। ये ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया मामला। तो ताप कहां से आए? तो ताप के लिए शिवपाल चाचा को खोजा गया कि भाई इस नारे का कुछ ऐसा इसमें तरमीम करो कि इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ताप आ जाए। तो शिवपाल जी ने कहा कि बटेंगे, कटेंगे और पिटेंगे। उन्होंने ये एक तुकबंदी जोड़ दी कि भाई जो लोग बटेंगे की बात करेंगे वो बाद में पिटेंगे। तो बटेंगे, कटेंगे और पिटेंगे। अब ये तुकबंदी चल गई तो इस पर चर्चा शुरू हो गई। कौन पीटेगा, किसको पीटेगा, कैसे पीटेगा। भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में एक नए किस्म का वाकयुद्ध शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने दृश्य फिर से सामने लाए जाने लगे कि भाई देखो, ये तो पीटने पाटने में प्रसिद्ध हैं, सिद्धहस्त हैं। कुल मिला के तस्वीर ये कि बटेंगे तो कटेंगे के आधार पर देश की राजनीति धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ती दिख रही है। अब एक और नैरेटिव आया है। स्वाभाविक है, योगी जी ने जब ये बात कही थी तो उनका आशय था कि जो हिंदू समाज है वह जातियों में, वर्गों में, गोत्रों में नहीं बटे, एक साथ रहेगा तो सशक्त रहेगा। लेकिन उसका एक दूसरा नैरेटिव भी आ गया। कहा गया हिंदू मुसलमान में नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। ये भी चला है। विपक्षी दलों में कुछ दलों ने इस बात को, इस नारे को भी आगे बढ़ाया है कि हिंदू मुसलमान नहीं बटेंगे, नहीं कटेंगे। और योगी जी के उस पर तो प्रधानमंत्री ने मोहर लगाई, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने मोहर लगाई, सरसह कार्यवाह ने मोहर लगाई, दत्तात्रेय होसबोले ने, और अब उस पर तो गाने भी बन गए। महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे पर एक जो गाना बना है जिसमें प्रधानमंत्री की आवाज से वो बात शुरू होती है, उस वीडियो वो भी चल रहा है खूब धुआंधार। बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बांटने वाले चाहते हैं कि आप बटो और अगर आप बट जाओगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उस भाषण से वो वीडियो शुरू होता है। फिर उसमें संभवतः कन्हैया मित्तल का एक गाना भी है जिन्होंने ये गाया था कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बाद में हरियाणा चुनाव के दौरान उनका मन थोड़ा डोले रे डोले हो गया था तो वो कुछ देर के लिए कांग्रेस में चले गए थे। फिर कांग्रेस में भी बात नहीं बनी टिकट की, तो फिर वापस आ गए थे, बोले मैंने घर वापसी कर लिया, अब उधर नहीं जाऊंगा, अब इधर ही रहूंगा। तो फिर उन्होंने एक नया गीत लिख दिया, बटेंगे तो कटेंगे पर। अब भाई निष्ठा थोड़ी सी संदिग्ध हो जाए तो फिर कुछ अतिरिक्त उपाय करना पड़ता है। तो मित्तल जी ने वो अतिरिक्त उपाय करके एक नया गीत रच दिया। अब योगी जी का संदेश और शिवपाल जी का नया नारा, इसके बीच में आगे पिटाई। कौन पीटेगा, किसको पीटेगा और सियासत में पिटाई का काम क्या। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवपाल जी ये नया इस नारे में ये उन्होंने जो नयापन जोड़ा है कि फिर पिटोगे, उसके मायने क्या है। क्योंकि शिवपाल जी कई बार
अभी हाल में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उनका नाम डायरी में लाल पेन से लिख लो, नीले से नहीं, लाल से, वक्त आने पर हिसाब किया जाएगा। तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वो उस पीढ़ी के नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कला जानते हैं, उनमें थोड़ी उत्तेजना भरने की कला जानते हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो नारा है जो उत्तर प्रदेश की परिधि से निकलकर देश के कई प्रदेशों में गूंज रहा है। कई जगह तो इसको लेकर पोस्टर भी लग चुके हैं। सीएम योगी के इस बयान का संघ भी समर्थन कर चुका है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सियासी घमासान भी जोरों पर है। इसी बयान पर सपा महासचिव शिवपाल यादव भी एक नया नारा ले आए। शिवपाल यादव ने कहा, ना कटेंगे ना बटेंगे, ऐसी बातें करने वाले बाद में पिटेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो दीजिए, न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अब सीएम योगी का बयान जहां ध्रुवीकरण की धुरी पर कसा जा रहा है, वहीं विपक्षी खेमा इसे पीडीए के खिलाफ बता रहा है। सपा बार बार इस बयान के आधार पर कह रही है कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि पीडीए नहीं बटेगा। वहीं शिवपाल यादव के वार पर बीजेपी से भी पलटवार हुआ है। और जब हमने कहा न हम कटेंगे न बटेंगे न घटेंगे, तो आदरणीय शिवपाल जी के पेट में मरोड़ उठने लगा और शिवपाल जी मारने काटने की बात करने लगे। शिवपाल जी को जाके कोई याद दिला दे कि किसकी सरकार चल रही है, किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जनता को मारेंगे पीटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें मारने पीटने वालों की तो बड़ी हालत खराब है। शिवपाल जी क्या अपने हालात को खराब करना चाहते हैं? और जानते हैं शिवपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चुटिया काटता था ना, उसको चींटी खा गई। इसलिए मारने पीटने की बात बंद करिए और हमारे साथ कहिए कि न बटेंगे न कटेंगे न घटेंगे। हरियाणा चुनाव की बिसात पर सीएम योगी ने इस बयान के जरिए हिंदू वोटों की एकजुटता के लिए शंखनाद किया था। वहीं महाराष्ट्र के चुनावी सीजन में भी खूब शोर सुनाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों तंज करते हुए कहा था कि इस फॉर्मूले को एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। फॉर्मूले को लागू करने का काम यूपी के सीएम को दिया गया है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। नारे और बयान ही नहीं, सियासी गलियारों में पोस्टर वाले वार की रार भी जोरों पर है। पहले अखिलेश यादव के लिए सत्ताधीश वाला पोस्टर, फिर योगी के लिए बटेंगे कटेंगे वाले होर्डिंग। इसी बीच निषाद पार्टी वाले संजय निषाद का खेवनहार वाला पोस्टर, और अब सपाइयों का बटेगा नहीं पीडीए वाले होर्डिंग पोस्टर। आखिर होड़ क्या है? बहरहाल विपक्ष जहां जातीय जनगणना और पीडीए सरीखे प्लान के जरिए बीजेपी को घेरने का चक्रव्यूह सजा रहा है, तो वहीं बीजेपी बटेंगे नहीं तो कटेंगे जैसे बयान के लिए एकजुटता का संदेश देने में जुटी है। वहीं एक कदम आगे निकले शिवपाल के बयान पर मचे सियासी बवाल में सवाल ये है कि आखिर ये संयोग है या प्रयोग। सवाल ये भी है कि किसका फॉर्मूला होगा हिट। सब अब यही कह रहे हैं, न बटेंगे न कटेंगे। कांग्रेस भी कह रही, सपा भी कह रही, और भाजपा ने तो इसका शुरुआत ही की। आशय सबका अलग अलग है, लेकिन कह सब यही रहे हैं
जब सपा ने भी होर्डिंग लगा दिया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, तो फिर क्या बचा? मेहमानों साहब का परिचय करा दे, फिर शिवपाल जी नाहक नाराज हो रहे हैं, करें नहीं बाद में पिटेंगे। अब तो पिटने की बात ही नहीं है। मेहमानों से परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। नसीम खान है, कांग्रेस के नेता, नसीम खान जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चंचल जी का स्वागत। अरविंद सिंह जी, अब सब कह रहे हैं नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे, सबके होर्डिंग लग गए, आशय सबका अलग अलग है, लेकिन कह सब यही रहे हैं। सपा के ऑफिस के बाहर भी एक पोस्टर लग गया है कि नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे, नफरत फैलाने वाले 27 में हटेंगे। इसी तरह के नारे सबने खोज लिए हैं। फिर शिवपाल जी बात क्यों कह रहे हैं कि ऐसी बात बोलने वाले बाद में पिटेंगे? हालांकि तुकबंदी तो बन रही है, लेकिन ये पीटने पिटाने की बात क्यों आ गई? देखिए अमिताभ जी, शिवपाल जी को मुझे लगता है बयान देने के पहले अपना इतिहास ध्यान में रखना चाहिए था और अपने गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए था। शिवपाल जी का तो इतिहास ही है बटने का। पता नहीं कितनी बार अपने ही दल से बटकर और योगी जी के सामने उनकी चरण वंदना कर चुके हैं, उनके सामने दंडवत कर चुके हैं, और अखिलेश यादव की पता नहीं कितनी बार सार्वजनिक रूप से निंदा कर चुके हैं। तो बटने का तो उनका अपना इतिहास रहा है, अपने दल से बट गए हैं, अपने परिवार से कई बार बटे हुए हैं। और रह गई पीटने और पिटाने की बात, तो ये भी उनका अपना इतिहास है। और मैं तारीख याद दिला देता हूं, 24 अक्टूबर 2016, आपको पता होगा, जब संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी, तो उस मीटिंग में मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कह के शिवपाल जी ने कैसे अखिलेश जी के हाथ से माइक छीनने की कोशिश की और पीटने और पिटाने का दृश्य उपस्थित हो रहा था, उसको पूरे भारत की जनता ने देखा। तो मुझे लगता है पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। और जहां तक एक रहने का मंत्र है, ये बहुत पवित्र मंत्र है। और आदित्यनाथ जी के अभी आपने उसको सुनाया, मैं सुन रहा था, वो 2 वाक्य बोलते हैं कि राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इस पे किसको आपत्ति हो सकती है? राष्ट्र तो सबसे बड़ा है, हमारा देश सबसे बड़ा है। और आगे वो बोलते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो एक तो रहना चाहिए। वेद भी कहता है तुम एक रहो। और पंचतंत्र में हम कहानी पढ़ते हैं कि एक किसान के 5 पुत्र थे, आपस में लड़ते थे, तो किसान ने बुला के उनको समझाया और एक एक लकड़ी दिया और कहा तोड़ो, तो तोड़ दिया। और 5 लकड़ियों का एक गट्ठर बना के दिया, तो कोई तोड़ नहीं पाया। तो उसने कहा कि एकता में बल होती है। तो समाज को एक तो रहना ही चाहिए। अब जिनको बांटना है समाज को, जिनको समाज में विभेद करना है और जिनकी राजनीति केवल लड़ा के आगे बढ़ने की है, वही विरोध कर रहे हैं। नहीं तो एकता की यदि इनकी मंशा होती तो आगे बढ़ के और राजनीति से ऊपर उठकर कहते कि योगी जी का बयान सही है और राजनीति से उठकर हम इस बयान के साथ हैं। ठीक है अरविंद जी। चंचल यादव जी, अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि भाई बटने का इतिहास तो चाचा का पुराना है, फिर उन्होंने कुछ तारीखें बताई, कुछ घटनाएं बताई। मेरा प्रश्न ये कि बटेंगे नहीं बटेंगे, इसमें अपने अपने नारे खोजना अलग बात है, लेकिन फिर बाद में पिटेंगे, इसमें पिटाई जोड़ देना समझ नहीं आया। क्यों अचानक से ये स्मरण आया समाजवादी पार्टी को कि पिटाई का एलिमेंट इसमें डालो? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है। इससे बीजेपी का चेहरा उजागर हो जाएगा। मैं उजागर करना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। देखिए, आपने बात हम लोग कर रहे थे कि बांटने वाले आज लोगों को कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अभी आप देख लो कि जो लोग विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर के घोटाला करते हैं, उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के मामले में मुख्यमंत्री अपने सजाती लोगों को भरते हैं। आपने देखा होगा अभी मोहित पांडे की कल घटना हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक दिन के अंदर मुलाकात भी किए, उसके अलावा 10 लाख का मुआवजा भी दिया। मैं तो कहता हूँ हमारी पड़ोसी घटना है, मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर घटना है ये। उनको तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए था। लेकिन वही 16 दिन पहले अमन गौतम, अरविंद सिंह जी सुन लीजिएगा, आपको बता रहा हूं, अमन गौतम लड़का जो है जिसकी हत्या होती कस्टडी में, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी मुआवजा नहीं मिलता। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए का चेक भिजवा करके मिलने का काम किया। और 1-2 घटनाएं नहीं है, आपको याद होगा विवेक तिवारी हत्याकांड, लखनऊ के अंदर एप्पल का सीईओ जिसको 1 करोड़ रुपए मिलता है, उनकी पत्नी को गस्टेड ऑफिसर बनाया जाता है और मकान मिलता है। और आपको बगल में घटना आप देख लो, पुष्पेंद्र यादव का जो फेक एनकाउंटर का झांसी वाला,
उसके पास जो है उनको जो है ना कुछ मिला, उनकी पत्नी ये बात कह करके सर, चंचल एक मिनट ये बांट रहे हो आप। ये मसला ये नहीं, मसला आज ये है कि अब बटेंगे तो कटेंगे ये नारा आया, उस नारे पर अखिलेश शिवपाल यादव ने कहा ऐसा बोलने वाले बाद में पिटेंगे। अब हाँ, मसला ये कि पिटाई की बात कहां से आ गई। मैं सर उस पर भी आता हूं। देखिए, पिटाई का मतलब है कि जनता ऐसे लोगों को जो है वोट की ताकत से उनको नफरत करने वालों को हटा देगी, मतलब ये था पूरा। माननीय शिवपाल जी का कहने का मतलब ये था। लेकिन अरविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ना जाने क्या क्या बातें कह दी, मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने देखा होगा कि बांटने वाले कौन लोग हैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट में, आप मुझे बताओ बांटने वाले कौन लोग हैं अरविंद सिंह जी? श्री राम मंदिर ट्रस्ट में केवल एक ही जाति के लोगों को भर दिया जाता है। आप बताओ क्या पिछड़े समाज का व्यक्ति हिंदू नहीं है? आपने उस ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा? कौन बांट रहा है आप मुझे बताओ। आपको नहीं दिखाई देगा। ये तो बांटने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग। आप सोचिए, जिस देश में 2500 जातियां, तकरीबन 22-23 हजार उपजातियां हैं, उस बांटने वाले लोग जो जिन लोगों ने जातियों को बांटा, और आज वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इनका चेहरा सर, ये विश्वविद्यालय में एनएफएस का मामला हो, चाहे जो 69 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, पिछड़ों के साथ अन्याय करने का मामला हो, हर जगह बांटने का काम कर रही है सरकार। इवन की सर लाशों पर राजनीति कर रही है। अभी रुकना होगा। इस देश में कहीं भी कभी भी एक मुआवजा की नीति बनी ही नहीं चंचल यादव, ठीक ना, कभी नहीं बनी। और शायद नेताओं ने जानबूझकर नहीं बनने दी, ठीक, क्योंकि उससे उनका जो जिल्ले इलाही माँ बदौलत सुल्तान आलम टाइप का जो करेक्टर है वो खत्म हो जाएगा कि भाई नाच देखा, अच्छा लगा, गले से माला उतारी और पहना फेंक दी। तो वो जो भाव सत्ताधीशों में है, उस भाव के चलते भारत में एक मुआवजा नीति नहीं बनी। बोले मेरी मर्जी, मैं चाहे ये दूं, मैं चाहे वो दूं, मेरी मर्जी। इसलिए उस विषय को जितना उठाएंगे उतने में समस्या हो जाएगी। एक वो था आतंकवाद के मामले में एक व्यक्ति बंद था, एक अपराधी, फिर वो छूटा, जमानत हुई या क्या हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई, या ट्रांजिट में था एक जेल से दूसरा, अखिलेश जी का शासन था, सुन लीजिए, तो उसके वहाँ हार्ट अटैक आ गया ट्रांजिट में और उसके प्राण चले गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मंत्री को भेजा 25 लाख का चेक देके, मेरी मर्जी, बोले दे के आओ। क्या इसलिए नहीं, बाद में जब अवसर आए, इसका मतलब कि ये भाव हमेशा रहा और ये नहीं रहना चाहिए। मूल प्रश्न इतना है। खैर, नसीम खान साहब, बटेंगे तो कटेंगे, भारत का इतिहास बताता है, भारत में जब जब बंटवारा सामाजिक स्तर पर बिखराव हुआ, तब तब खिलजी आया, ऐबक आया, टेबक आया, मुगल आए, अंग्रेज आए, जितने आए ना, 1000 साल का कालखंड जो गुलामी करा, उसके मूल में केवल एक ही कारण, वरना 1500 आदमी लेके आने वाला बाबर या खूंटा थोड़े ने गाड़ लेता। अरे हाथ से भी मारते सब मिलके तो भी मार गिरा लेते। तो इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं बटना चाहिए, और जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। नसीम खान साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। ये अंग्रेज और मुगलों की जो आप बात कर रहे हैं, इनकी हड्डियां भी गल करके खत्म हो चुकी हैं, इनकी कोई चर्चा आज हमारे यहाँ नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में हैं और जब लोगों की सड़क, बिजली, पानी की बात होनी चाहिए, और टेलीविजन पे 2022 में सरकार में आने वाले व्यक्ति ने क्या वादे किए थे, क्या वादे पूरे नहीं किए, या 2024 में, 2019 में जो लोग साथ बैठे थे, डबल ट्रिपल इंजन की बात चलती है, उस समय उपचुनाव में बात होनी चाहिए कि पेट्रोल 100 रुपए पार है, महंगाई चरम पर है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप एक अपराध मुक्त का वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, या हमने दिया है या देंगे, ये बात होनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। आखिर लोगों की बिजली, पानी, सड़क की बात कौन करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैंने अभी सुना है, चिलमिला रहे थे कि शिवपाल जी ने ये कह दिया कि चाट पीटेंगे, ये करेंगे, अपराध की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री सीधी सीधी बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उसको सबका विकास, सबका साथ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुई अपराध की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बलात्कार अब की बार भाजपा सरकार, ये जो बातें करते थे, उन बातों को न करके पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी के स्लोगन को अपना मुख्य स्लोगन बनाए हुए हैं। आखिर गरीब की बात कौन करेगा?
आम आदमी की बात कौन करेगा? मैं आप ही के चैनल पर कहना चाहता हूँ, पिछली डिबेट में मैं आपके साथ था, आप इंदिरा जी की बात कर रहे थे, एंकर को बोलना और आप जैसे बड़े एंकर को बोलना तो हम जैसों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला आया है कि आप बात कर रहे थे, इंदिरा जी को याद करिए, वहां पर बहराइच के अंदर नाखून खींचे गए, ये किया गया, पूरा एक एजेंडा चलाया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पता चला ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके बाद विधायक ने ही कंप्लेंट कराई भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के ऊपर कि मेरे बेटे को मारना चाहते थे। वो तो मिश्रा गलती से मर गया, ये तो विधायक के अपने ही विधायक के बेटों को मारना चाहते थे। ये राक्षसी प्रवृत्ति जो आज सरकार के अंदर बैठ गई है कि दंगा कराने के लिए अपने ही लोगों को मारना, जैसे गांव देहात में साजिशन कोई बुढ़े व्यक्ति को मार देते थे, दूसरे को हत्या में 302 में फंसाने के लिए। अरे भाई, इन सब के बीच में मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सारे प्रवक्ता बैठे हैं, देश को समझना चाहिए। ठीक है नसीम खान, अभी रुकना होगा, ठीक है अभी रुकना होगा, अभी रुक जाओ। मैं बीजेपी के पास आऊँ उससे पहले 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी। नसीम खान ने कहा कि क्या मुद्दे होने चाहिए। हर पार्टी आज़ाद है अपने हिसाब से मुद्दे रखने के लिए, ठीक। कांग्रेस महंगाई के लिए पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करे, कोई रोक रहा है उसको? क्यों नहीं करती है? राहुल गांधी धरना दे, प्रियंका गांधी आमरण अनशन करे, कोई रोक रहा है? खड़गे जी को भी बैठाओ। जितने मुद्दे गिना रहे हैं नसीम खान, उन सब पर धरना दो, प्रदर्शन दो, भारत बंद का आह्वान करो, कोई रोक रहा है? किसी ने हाथ पर बांधे हैं क्या? दूसरे को क्या करना चाहिए ना बताओ महाराज, आपको क्या करना चाहिए आप तय कर लो। आपके लिए ये विषय महत्वपूर्ण है, इन पर आपको संघर्ष करना चाहिए था। अब तक तो जेलें भर देनी चाहिए थी देश की। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कांग्रेस ने कोई जेल भरो आंदोलन किया और 10-50 हजार आदमी जेल गया, मैं तो सुना नहीं। ट्विटर खेल रहे हो और दूसरे को उपदेश दे रहे हो कि मुद्दे तो ये हैं देश के सामने। अरे देश के सामने जो मुद्दे उनमें संघर्ष कहां कर रहे हो? करना चाहिए ना। और दूसरी बात नसीम खान ने कही कि मुगलों के और अंग्रेजों की हड्डियां भी गल गई। बटेंगे कटेंगे आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खिलजी के हमले के समय था। थोड़ा थोड़ा अपने उसके खिड़कियां खोलो। कहीं बम विस्फोट होता है, कहीं आतंकी गतिविधि होती है, उसका रिमोट सीमा पार होता है। हाथ कौन होते हैं? यहीं के लोग, स्लीपर सेल जिनको बोलते हैं, वो तो यहीं के होते हैं ना। इसलिए बटते हैं तो कटते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। मुगलों के समय समस्या समाप्त नहीं हो गई। जहां अभी देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है, साजिश करने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले हाथ तो यहीं के हैं। यही बंटवारा रोकना है देश को, इसी बंटवारे को रोकने की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि मुगल चले गए तो समस्या समाप्त हो गई, समस्या तो आज भी है। खैर, मैं हमेशा कहता हूं विपक्षी दलों को कि आपको जो जो मुद्दे अच्छे लगते हैं उन पर एक तूफानी संघर्ष करिए, लाठी खाइए, जेल जाइए, आमरण अनशन पर बैठ जाइए, प्राण दे दीजिए, लेकिन हटिए नहीं। लेकिन कोई मानते ही नहीं, कवरेज नहीं निकलते। ट्विटर पर करेंगे, बोले कि क्रांति यहीं माचिस ले आओ, तेल ले आओ, मैं यहीं क्रांति की मशाल जला दूंगा ट्विटर पर। अरे ट्विटर पर से राजनीति करोगे भैया? खैर, आनंद जी, विपक्ष कह रहा है, सपा और कांग्रेस कह रही है कि बांटने वाले तो आप ही हैं और आप ही कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। आनंद जी। जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि कई सारे प्रश्न उठे हैं, तो सबका बारी बारी से जब। जी देखिए ब्रिजेश जी, बांटने का इतिहास किसका है ये सबने देखा है। किन लोगों ने देश को बांट के सत्ता पाई ये भी सबने देखा है। किन लोगों ने निर्दोष सिख भाई बहनों की हत्या कराई ये भी देश ने देखा है। किन के कार्यकाल में एक से एक दंगे हुए ये भी देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए तो अभी अरविंद सिंह जी ने बहुत सारी चीजें बताई, उस पर क्या दोबारा से जाऊं। आदरणीय बहन मायावती जी के साथ जो किया उसको भी देश ने देखा है। तो ये तो इनके चरित्र चाल चलन की कहानी। अभी मैं सुन रहा था अखिलेश जी का एक बयान,
जिसमें वो कह रहे थे लैब में तैयार किया गया ये नारा। एक्चुअल देखिए, जब से ये नारा आया है इतने सटीक जगह लगा है कि सबको बेचैनी हो, और फिर सब इसी नारे पे घूम के आ रहा है। अखिलेश जी भी बोल रहे, कांग्रेस भी बोल रही। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं लैब में तैयार हुआ है, अरे सुशील कुमार शिंदे ने तो मान लिया कि हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की लैब में तैयार किया गया था, भगवा आतंकवाद। कुछ दिन पहले ही तो बोला है, मान लिया। वो किस लैब में तैयार हुआ था जिसके साथ आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में है? वो नारे जो भगवान श्री राम का अपमान करने वाले नारे थे, वो कौन से लैब में गढ़े गए थे? सनातन को मक्खी मच्छर बताने वाले नारे कौन से लैब में गढ़े गए थे? रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास को अपमानित करने की बात करने, गाली देने वाले नारे कौन सी लैब में गढ़े गए थे? ये प्रयोग लगातार कौन सी प्रयोगशाला से निकल रहे थे, ये बताना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को भी, और जो कांग्रेस के यहां पर नेता बैठे हुए नसीम खान, उनको भी। इनको तकलीफ होती है जब हमारी पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक रहो नेक रहो। इसमें क्या गलत है? और अगर हिंदू समाज को एक रहने की बात करना गलत है, तो आप जो जातियों के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग जाति विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? और साथ साथ जब आपके नेता उत्तर प्रदेश में कहते हैं वोट जिहाद करो, वो क्या है? ममता बनर्जी कहती है पश्चिम बंगाल में अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, तो वो क्या है? अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी खड़े होकर कहती है मुसलमानों एक हो जाओ, हमको वोट करो, वो क्या है? और इन्होंने एक बात अभी जाति की, ये देखिए अमिताभ जी, ये जो पीडीए है ना, असल में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने देखा ये भी पिछले दिनों टिकट में, अब ये परिवार डोमिनेंस अथॉरिटी हो गई। डेवलपमेंट अथॉरिटी से डोमिनेंस अथॉरिटी। डोमिनेंस में भी कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस, बाकी कोई मतलब नहीं। इसीलिए देखिए फूफा जी भी हमारे यहाँ आ गए और छोटी बहू भी हमारे यहाँ, क्योंकि वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। वहां भी अब एक परिवार की बात हो चुकी है, सिर्फ मेरी अथॉरिटी, उसी का डोमिनेंस। और ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनकी जब 2012 में सरकार बनी थी ना अमिताभ जी, तो अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री बन गए, और भारी भरकम जो मंत्रालय थे वो 6, यानी खुद मुख्यमंत्री जी 1 और 6 कैबिनेट मिनिस्टर एक ही जाति के थे। बलराम यादव, राम गोविंद चौधरी, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी। और आइए, लोक सेवा आयोग अनिल यादव जी के हवाले, उच्चतर सेवा चयन आयोग रामवीर यादव जी के हवाले, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर जी के हवाले, और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रामपाल यादव जी। ये सरकार चला रहे थे। इसी तरह थानों की स्थिति थी, इसी तरह ब्लॉक की स्थिति थी। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने एक जाति, और उसमें भी पूर्वांचल कम, एक खास इलाका, उसमें भी भेद है। ऐसा नहीं है कि समभाव है, उसमें भी अगर आप सैफई से हैं, आसपास के इलाके से हैं, रिश्तेदारी में है, तो महत्वपूर्ण पद मिलेगा। और अगर आप पूर्वांचल से हैं, कहीं और से हैं, तो उसमें भी आपको गिरावट है। तो कम से कम जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने उनके चाल चलन, चेहरे और चरित्र को देखा है। जहां दंगों में डीएसपी जियाउल हक को मार दिया गया और उसके आरोपी गुलशन यादव को आपने टिकट दिया उसी प्रतापगढ़ से, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। मथुरा का राम वृक्ष कांड भी पूरे उत्तर प्रदेश ने। ठीक है आनंद जी, अभी रुकना होगा। मैं एक मिनट चंचल, मैं आऊंगा, धैर्य से आनंद, अभी रुकना होगा भाई, रुकना होगा। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं। ठीक है आनंद जी, अभी रुकना होगा। 10 सेकंड। अच्छा हाँ, पूरा कंप्लीट करिए। हाँ, बटेंगे नहीं,
अरे इसी उत्तर प्रदेश ने देखा है कि मुख्यमंत्री आवास में बुला के रोजा इफ्तारी होती थी, लेकिन कभी कोई नवरात्र पर कोई पाठ नहीं हुआ, हनुमान जी का कोई भंडारा नहीं लगा। सरकारी कर्मचारी सरकारी खर्चे पर एक धर्म विशेष के कार्यक्रम को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, तब कौन बांट रहा था? ठीक है आनंद जी, अभी रुक रहा हूँ, दोबारा मैं आता हूँ। मैं चंचल यादव के पास चलूँ उससे पहले एक बात जरूर कहूँगा कि लोकसभा चुनाव का जो वोट का पैटर्न है वो बता रहा है कि अरविंद जी आप भी सुनिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 92% मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस के अलायंस को गया, 92%। अब ये तो ध्रुवीकरण का भी चरम रूप है, छोटा मोटा ध्रुवीकरण नहीं, ये तो ध्रुवीकरण का बाप है, ऐसा ध्रुवीकरण है 90+ एक तरफ। तो अगर एक विकट किस्म के ध्रुवीकरण को आप जायज ठहरा सकते हैं, वो पवित्र है, तो दूसरे ध्रुवीकरण को अपवित्र कैसे मान लिया जाएगा भैया? बोला हिंदू एक नहीं हो ना, कौवा काट लेगा अगर एक हो गए। बोले मुसलमान तुम सब एक हो ना, तुम लोग वोट मत कतई बांटना, 92% हमको दिए, अगली बार 98 देना, 100 में 98 हमें दो। और हिंदू बोले तुम काची कोरी धीमर धानु बामन ठाकुर बनिया 6300 जातियों में बट के वोट करना। चंचल जी ये बात समझ में नहीं आई, 20% के वोट को आप चाहते हैं कि बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उसमें कोई रोशनदान तक नहीं खुला हो, कोई दरार तक नहीं आए, सीमेंटेड रहे क्या? और झप से हम उसको अपने लिए एक बोनस के तौर पर इस्तेमाल कर लें। और जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, बोले उसमें इतने डिवीजन करा दो कि पता लगा यादव है तो यादव में भी घोसी है कि कमरिया है क्या? चंचल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन जितना समय आपने दिया आनंद जी को उतने समय मुझे भी चाहिएगा, क्योंकि इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने बात का जिक्र किया 92% मुसलमानों का। इसी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी को 97% ठाकुरों ने वोट किया, 93% तकरीबन ब्राह्मणों ने वोट किया। और हम बांटने की बात कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग कभी बांटने की बात ही नहीं करते हैं, हम लोग तो पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अपना अगड़ा पीड़ित, हम सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, हम तो बांटने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप मुसलमानों की बात कर रहे थे, आप मुझे बता दो, आज के समय में जो मैंने वाजिब सवाल पूछे थे, मैंने कहा कि ऐसा कौन सा पैमाना था कि आपने 16 दिन पहले अभी अमन गौतम की हत्या होती है कस्टडी में पुलिस में, मुख्यमंत्री जी के चंद कदम दूरी से वहां मिलने नहीं गए मुख्यमंत्री जी, और हमारा वोट बैंक साधना हमको है, हम वहां पर, मैंने बताया कि मेरी बहुत बड़ी सिंपैथी है, हमारे बहुत जानने वाले थे, पांडे जी मेरे घर के पास में थे और जघन्य हत्या हुई उनकी। और मैं बता दूं आपको कि वहां पे मुख्यमंत्री फटाफट मुआवजा, मैं मुआवजे की रकम की बात नहीं कर रहा सर, आपने रकम की बात कही कि रकम का मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि मैं कह रहा हूं कि क्या वो दलित परिवार के होने की वजह से क्या मुख्यमंत्री का दोहरा चेहरा नहीं है? और मैंने एक दो उदाहरण नहीं, मेरे पास 20 उदाहरण है, मैं आपको बोल सकता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज अभी आपको याद होगा सत्तारूढ़ का बैठा हुआ विधायक योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति लतियाता है, थपड़ियाता है, आपने देखा होगा, चैनल पे चलाया भी। और पता उस विधायक को, पिछले समाज का विधायक होने की वजह से दुबे जी 7 दिन लग गए, FIR नहीं करा पाया, वो धरने पे बैठना पड़ गया। क्या बात करोगे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, ये हालत बना के रख दिया है उत्तर प्रदेश में, जंगलराज बना के रख दिया है। वो बेचारा अपने समाज के लोगों की FIR क्या कराएगा, उन लोगों को न्याय क्या दिलाएगा जिसने जो है अपने मुख्यमंत्री का सजाती होने के बाद उसको उसने पीटा। उसके अलावा इतने नहीं सर, बता दूं, उसके 2 दिन बाद करड़ी सेना के लोगों ने बाकायदा सम्मान समारोह कराया, उसका जो अवधेश सिंह का क्या नारा लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और ये बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप ही लोग तो बांटते हो, पिछड़ा है, दलित है। आप बताओ, अगर वो क्यों ठाकुर समाज का विधायक होता, अगर कोई पिछड़े समाज का मार देता तो बुलडोजर पहुंच गया होता आपका दुबे जी। ये बात समझ लो, आप उदाहरण बता रहा हूं, देख लेना, आप चेक कर लेना। भी दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आपने बात, मैंने सवाल किया कि अगर आप हिंदू की एकता की बात करते हो तो किसको हिंदू मानते हो आप? बेचारे विनय कटियार आंदोलन में रहे आपके, हम कह रहे हैं मत समाजवादियों को बनाओ, मत किसी जाति को बनाओ, लेकिन कम से कम विनय कटियार को जो ट्रस्ट के अंदर एक ओबीसी का रख देते किसी को। सारे अधिकतर ब्राह्मणी क्यों दुबे जी बताइए? सारे जहां मलाई खाना है वहां हिंदू हिंदू,
जहां मलाई खाना वहां आप हिंदू की परिभाषा अलग बना दोगे। और सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, बोझ बोलिए। और बता दूं आपको, जहां पे लड़ाई लड़वाना है, जहां हत्या कराना है, जहां दंगे कराना है, आप बताओ बहराइच के अंदर, आप बता दो दुबे जी, बहराइच के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से विधायक की अंतरात्मा जागी, कब जागी? जब उसके बेटे की हत्या के ऊपर सवाल खड़ा, वो भी जिले के आला अधिकारियों के सामने। बता दो बाबा का बुलडोजर कहां चला, बता दो बाबा ने क्या न्याय किया, क्या बात करोगे आप? केवल सुनिए, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी से नहीं काम चलने वाला है। मैं कहता हूं अगर मुख्यमंत्री न्यायप्रिय हैं, उनको न्याय करना चाहिए। लगाएं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है बहराइच के अंदर, उन भाजपाइयों को जेल के अंदर डाले। है हिम्मत क्या? नहीं डाल पाएंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि कारण क्या है, मुख्यमंत्री देखते हैं हमारी पार्टी का है, हमारा सजाती है, हमारा विरोधी तो नहीं है, वो हमें फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है। इतना कभी भी पक्षपातपूर्ण कोई सरकार नहीं चली अभी तक। रुकना होगा सर, आपने एक और सवाल पूछा था। नहीं, अब दोबारा में एक बार आनंदार है। अरे एक बार अरविंद जी को, एक तो ये समझ हमको डेवलप करनी होगी कि जब मैं एक धर्म की बात करता हूं तो उसकी तुलना दूसरे धर्म की किसी एक जाति से नहीं हो सकती, किसी गोत्र से नहीं हो सकती। मैंने कहा कि 92% मुसलमान एक तरफ वोट कर रहा है, तो ठाकुर किधर वोट कर रहा है, काछी किधर वोट कर रहा है, ये उसका उत्तर नहीं हो सकता। उसका उत्तर होगा कि हिंदू वैसे ही गैल्वनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सी बात है। अगर अरे रुको भाई, रुक जाइए। आप मुसलमानों को एकजुट करने के लिए पूरा शक्ति झोंक सकते हैं, तो उसके समानांतर कोई हिंदुओं को एकजुट करने के लिए शक्ति लगाए तो आपको आपत्ति क्यों? किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप चाहते हो ना कि सारे मुसलमान मेरी जेब में रहें, तो बात खत्म हो गई। दूसरा भी राजनीति कर रहा है, वो चाहते सारे हिंदू मेरे साथ रहें, इसमें फिर नाराजगी किस बात की? भाई आपने 100 में से 99 अपने तरफ लिए ना, तो दूसरे को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और आपको उनके साथ आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बोले तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। खैर, आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अरविंद जी के पास आऊंगा, फिर नसीम खान पर जी। मैं यही कह रहा था कि शायद इनको जानकारी नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट की बात कर रहे थे। हाँ, उसमें थोड़ी तथ्य की जानकारी कम है, उसमें कामेश्वर है, दलित कामेश्वर चौपाल उसमें है जो दलित है, और पहली ईंट नहीं, फिर आप कल को कहोगे हमने पासी की बात की, यार रुक जाओ। पहली ईंट जो है वो कामेश्वर चौपाल ने रखी। इसके अलावा वहां दलितों को निमंत्रण दिया गया, और सबसे बड़ी बात ओबीसी वर्ग के हमारे प्रधानमंत्री पूरी खिलाने के लिए दलितों को बुला दिया में थे, और हमारे देश की महामहिम को नहीं बुलाया उद्घाटन करने के लिए, ना तो शिलान्यास करने के लिए। वो क्या बात ऑलरेडी हमारे पूर्व राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया। आप लोग ये आपका चेहरा है, और आप जो है पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री का जो है घर जुड़वाते हो, शुद्धिकरण कराते हो, ये आपका चेहरा है। पिछड़ा समाज, दलित समाज, पीडीए के लोग, सुनिए, पीडीए के लोग एकजुट हैं और नफरती गैंग को करारा जवाब देंगे, नफरत करने वालों को बांटेंगे, नफरत करने वालों को हटाएंगे, भगाएंगे। ध्यान रखना। अभी तो मैंने पूरी सूची गिना दी। आप बता दो, पूरी सूची मैं निकाल के दे दूंगा आपको। विश्वविद्यालयों में किस तरीके से चीटिंग करते हो आप? सरकार की हिम्मत है क्या सही लिस्ट जारी कर देगी? किरोड़ीमल कॉलेज की लिस्ट उठा के देख लो, उसमें अधिकतर ब्राह्मण परिवार के भरे गए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सूची उठा के देख लो, केवल अधिकतर मुख्यमंत्री सराठी लोग भरे गए हैं। क्या बात करोगे आप? पक्षपात एक दो नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकार ने गलती मानी, माननीय न्यायालय ने कहा कि बेईमानी हुई। आपने क्या किया? आप बताओ। आप करो बटेंगे तो कटेंगे, कहां बढ़ाई घटे धोबी केवल कुर्मी मल्लाह जातियों को आप मानते नहीं हिंदू। क्या बात करोगे आप? आप क्यों लड़ाई लड़ाने के लिए क्यों बांटते हो? हिंदू मुसलमान की बात करते हो आप? कोई नहीं बढ़ने वाला है। दोनों आनंद जी रुकिए, एक बात ठीक है आनंद जी, अभी रुकिए। अगर अलग अलग राज्यों के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी अपनी पार्टियों के नेता ओबीसी जो है, मान लीजिए वो अपने को देश का सबसे बड़ा ओबीसी मान रहे हैं नेता, तो जो भारत का तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री है वो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चुंगी का पार्षद कह रहा कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं ओबीसी का, और नरेंद्र मोदी बोले नहीं ये कुछ नहीं ना, ये छोटे हैं। बोले क्यों? बोले हम सिरसागंज से जीते हैं चुनाव, मोदी हमारे सामने कहां लगत। गजब बात है यार। अगर छोटे बड़े सब पिछड़ों के मसीहा हो तो भारत का तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से ही है। अयोध्या में वही था। एक
तथ्यात्मक गलती हुई, राष्ट्रपति को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन खैर हो जाता, कई बार जानकारी नहीं हो। राष्ट्रपति को निमंत्रण गया था, इसलिए ये जो जब बोलते हैं प्रवक्ता या नेता है तो उनको समझना चाहिए कि बुलाया नहीं कि नहीं, उनके पास ऑफिशियली निमंत्रण गया। निमंत्रण जाने के बाद निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, सिर नहीं लाई, जब वापस आ रहे थे बोलिए नहीं, ठीक ना, नहीं आपकी जानकारी गलत है यार, तो सीखोगे नहीं, मेरे साथ नहीं चल सकता और दूसरे चैनल में गलत ठेल सकते हो या नहीं। राष्ट्रपति ने उसकी एक चिट्ठी जारी की, पूरी विनम्रता से उसको स्वीकार करने के बाद कारण बताया कि मैं किस लिए नहीं आ पा रही हूं। कैसे कह रहे कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया? ये अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य, ये खेलने की कोशिश मत करिए ना। आज कहा जा रहा राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया पूजा में? जब राष्ट्रपति को पूजा में बुलाया था तो हाय हाय हो गई थी हिंदुस्तान में, नेहरू जी नाराज हो गए थे, पूरा गांधी परिवार नाराज हो गया था राजेंद्र प्रसाद से। क्यों क्यों नाराज हो गए थे? ये तो भला हो राजेंद्र बाबू का, वो फिर भी गए। क्या कह रहे थे नेहरू जी? जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है उस पार्टी के नाना जी क्या कह रहे थे कि आप जाकर गलती कर रहे हैं राजेंद्र बाबू, आपको नहीं जाना चाहिए। क्या कहा गया था? आकाशवाणी को चिट्ठी लिखकर कहा गया था कि इस खबर को टोन डाउन रखना है, इसको बहुत कम चलाना है कि वहां सोमनाथ का लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। क्यों? आज वही लोग कह रहे कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? गजब बात है यार, एक लाइन तो रखो। खैर अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जी देखिए अमिताभ जी, एक बात से तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता से सहमत हूं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि ये नारे किसी लैब में गढ़े गए, ये बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आनंद दुबे जी मेरे पे नाराज हो। ये जो एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, ये वास्तव में लैब में डेवलप हुआ है, गढ़ा गया है, और उस लैब का नाम है प्राचीन ऋषि मुनियों का लैब। भारत के ऋषि मुनियों ने इस नारा को डेवलप किया है, उनके लैब में गढ़ा गया है। और मैं ऋग्वेद का ऋचा आपके सामने मैं जल्दी से सुना देता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, ओम सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम ओ मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना नाम उपासते। यानी आप एक साथ बोलो, एक साथ चलो, एक जैसे सोचो। देवता पूर्व में ऐसा ही आचरण करते थे, इसलिए देवता वंदनीय है। मुझे लगता है अखिलेश जी को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया विदेश जाके पढ़ के आए हैं, भारतीय मनीषा भारतीय शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। उनके कुल के तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता जैसे ज्ञान दिया जिसमें सारे वेद और उपनिषदों का सार है, उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस परिवार का सदियों से पालन पोषण गोमूत्र और गोबर और गो दुग्ध पर होता रहा है, वो लोग आज गाय गोबर और गो दुग्ध का मजाक उड़ाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात सही है कि अखिलेश जी तो हिंदुओं में अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी पिछड़े हैं। धुनिया है, वहां बढ़ई है, वहां भी नाई है, वहां हलखोर है, दुनिया भर की जातियां हैं। वहां के पिछड़ों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहे, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट मिले और हिंदू वोट में बंटवारा हो। क्योंकि हिंदू जब तक बटेगा नहीं तब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती है समाजवादी पार्टी की। और मैं तो अमिताभ जी बारंबार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेती है, इनको नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। लोहिया ने ऐसा समाजवाद कभी कल्पना नहीं की होगी जिसमें बाप भी हो, बेटा भी हो, भाई भी हो, चाचा भी हो, पत्नी भी हो, भतीजा भी हो, फूफा भी हो, फूफी भी हो। ये समाजवाद है आपका। और आप ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। ठीक जी, लोहिया जी की एक मुझे बात याद आई कि ठीक है अरविंद जी, मैं नसीम खान के पास आऊँ उससे पहले एक मुझे लोहिया जी का संस्मरण याद आता है कि भीष्म नारायण सिंह ने मुझे एक बार सुनाया था कि लोहिया जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने अपने भांजे भतीजे इनको पार्टी में महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाया? सांसद, विधायक, मंत्री कुछ भी बनवा सकते थे। संवित सरकारें जब बनी थी तो लोहिया जी की एक हैसियत थी बड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। क्या? मेरा कोई दूसरा परिवार नहीं, ये कार्यकर्ता ही मेरे परिवार हैं।
उन्होंने नहीं कहा कि इस मोहल्ले वाले मेरे परिवार हैं या इस घर वाले मेरे परिवार हैं। ना ना ना, उनमें जितने कार्यकर्ता हैं लाखों, वो सब मेरे बच्चे हैं। तो बोले इसमें भेदभाव कैसे कर सकता हूं? ये लोहिया कहते थे। आज क्या स्थिति है सबके सामने। नसीम खान साहब, एक जो बात अभी अरविंद जी कह रहे थे, मैं वही उस पर देख रहा हूं कि किसने क्या कहा, इसको छोड़ भी दें तो दो बड़े डॉक्यूमेंटेशन हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है भारत सरकार के पास, और रंगनाथ मिश्रा की आयोग की रिपोर्ट है। इन दोनों की रिपोर्ट्स में मुसलमानों में जातियों का विस्तार से उल्लेख है क्या? लेकिन मैं देखता हूं कांग्रेस से लेके टीएमसी से लेके आरजेडी से लेके और अखिलेश जी की पार्टी, कोई इस पर चर्चा नहीं करता कभी। नहीं, मुसलमान मतलब एक आइडेंटिटी, हिंदू मतलब बोले 3682, जबकि सच्चर में कहा गया जातियां बताई गई हैं, रंगनाथ में बताई गई हैं। नजीम खान साहब, मैं लगता हूं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। भैया जरा देखना कहां है। हाँ आनंद जी, अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे बाबू, रुक जाओ। आनंद जी, आप कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे, आप बताइए, जब तक उनसे संपर्क होता नसीम खान से। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे हमारे भाई चंचल यादव है, ये बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और मैं इनकी एक खासियत बताऊं, ये लोगों की बड़ी सेवा करते हैं। राम मनोहर लोहिया से लेके तमाम लखनऊ के जो अस्पताल है वहां मरीजों को भर्ती कराना, उनकी मदद करना, ये काम ये करते हैं, और कई बार मुझे मिले हैं वहां। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि चंचल यादव को समाजवादी पार्टी कभी सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएगी। चंचल यादव को समाजवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम बना सकते हैं मोहन यादव को मुख्यमंत्री, हम बना सकते हैं बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। लेकिन चंचल यादव जैसा कार्यकर्ता चाहे जमीन पे जितना काम कर ले, उसे मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने इसका ट्रेलर देख लिया ना, लोकसभा चुनाव में जितने यादव लड़े केवल परिवार के थे, कोई दूसरा नहीं था उत्तर प्रदेश में। फिर भी चंचल यादव जैसे हमारे भाई आज भी गुमराह होकर घूम रहे हैं। ठीक। और अखिलेश जी की परिवारवादी सोच और बांटने वाली सोच का समर्थन करते। नसीम खान से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये विषय आएगी, आपको समझ व्यग्र नहीं हो। इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि हिंदुओं को हजार खांचों में बांटो और मुसलमान को एक ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करो। बोले मुसलमान तो मुसलमान है। वैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ताबीज गले में डाल के घूम रहे हो, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट का ताबीज गले में डाल के घूम रहे हो, और उसमें पढ़ने पे निकलता है कि सच्चर के जो जातियां हैं और उपजातियां हैं मुसलमानों में, उनकी चर्चा नहीं होगी कभी। ये तो भला हो अली अनवर का बिहार वाले, तब ये पसमानदा का थोड़ा बहुत सुगबुगाहट भी शुरू हुई, वरना देश में हर आदमी मानता था कि मेहतर से लेके और शेख साहब तक सब मुसलमान मतलब मुसलमान। ये धोखा नहीं तो क्या है? इस देश में आजादी से लेके आज तक, चंचल यादव आप भी गौर करना, अभी आप बहुत कम उम्र के नेता हैं, जितने भी मुसलमान सांसद और विधायक हुए हैं अरविंद जी, क्या उसमें 85% से ज्यादा अपर कास्ट मुस्लिम हैं? क्या जो टोटल मुस्लिम आबादी का इतना सा हिस्सा है क्या? और जो टोटल मुस्लिम आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है, उसके खाते में 75 साल में न सांसदी आई, न विधायकी आई, न मंत्री पद आया, न जिला पंचायत की अध्यक्षी आई। लड़ाई इसकी भी होनी चाहिए। चंचल यादव, देखिए, दो तीन चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। एक तो आपने जिक्र किया कि शिलान्यास, मैंने बोला कि शिलान्यास और उद्घाटन में दोनों प्रोग्राम में जो है राष्ट्रपति जी नहीं पहुंचे। आपने देखा होगा देश के सबसे बड़े मंदिर में जो है उसका उद्घाटन करना था, वहाँ भी शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि शायद वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया था वहाँ पर, जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे पहले अभिभाषण किसी का अगर होता है तो महामहिम का होता है।
वहां भी उनको नहीं बुलाया गया। दूसरी बात को छोड़, मैं उस बात पे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने जिक्र किया परिवारवाद की बात, एक मिनट रुक जाओ, ये तथ्य साफ कर दूं, आगे तो कभी कोट करोगे कोई दूसरे ढंग से फिर आपकी बात खंडित करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। संसद भवन के उद्घाटन का आमंत्रण राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने दिया था जाकर। अरे सुन लो, प्रधानमंत्री को ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था और उस जवाब में महामहिम ने लिखा था कि मैं मानती हूं कि इस नई संसद भवन का, अरे आपके सिर हिलाने से नहीं चलेगा ना बच्चा, राष्ट्रपति ने जो कहा वो सपा बदल देगी क्या? राजेंद्र चौधरी की, अरे रुक जाओ यार, राजेंद्र चौधरी कहा चलेगा क्या? राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, मेरी स्मरण शक्ति बिल्कुल दुरुस्त है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मानती हूं कि नए संसद भवन का उद्घाटन आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं जो इसके लिए पात्र हो, ये लिखा था राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को। अब आगे बोलिए। मैं बोलूं अब? जी देखिए अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल पर जो है क्या क्या चीजें होती हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं गई, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता, आप जानते हो अच्छी तरीके से, आपका दिल जानता है, हम सब लोग जानते हैं, अरविंद सिंह जी बड़े पत्रकार जानते हैं। लेकिन मुझे आप बताओ, परिवारवाद की बात करने वाले लोग, बीजेपी के जिस भी नेता के पास अगली पीढ़ी में बाल बच्चे हैं, चाहे वो श्रद्धेय कल्याण सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई नेता आप बता दो जिसके बाल बच्चे वो सब के सब राजनीति में हैं। आदरणीय अमित शाह जी के बेटा तो आप देख ही रहो कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, वो नहीं दिखाई देगा। लोहिया जी की विचारधारा से लोग बात करने वाले वहां पे आप नहीं डिस्कस कर पाओगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हिंदू की बात कर रहे हो, हजारों साल से जातियों के ऊपर शोषण हुआ, आप मुगलों तक पहुंच रहे हो, आपको याद होगा अंग्रेजों से पहले। अभी मेरे ख्याल की बात बता दूं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ख्याल में कितना शोषण। अभी आपकी सरकार में एक ठाकुर समाज के बाउंड्री के अंदर एक दलित परिवार के बकरी चली गई, उसको काट के गाड़ दिया गया। तो ये जाति का सच्चाई है। आप हिंदू मानते हो क्या? आपने देखा होगा इसी हिंदुस्तान के अंदर कितनी जातियों को लेकर कितनी घटनाएं हो रही हैं। मैंने जिक्र किया 69,000 शिक्षक में केवल यादव थोड़ी हैं, पिछड़े समाज में कहां कुहार बड़ी ठठी धोबी जो हर जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग बहुत सारा है, लेकिन सब लोग कहते रह गए। और आपने जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी को, जो ओबीसी समाज के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? चुंगी वाला नेता को मान रहे हैं? नहीं लोग नहीं आपकी बात, लोग तो मान ही रहे। सर मैं बात तो कर रहा हूं सर, ना एक मिनट, प्रधानमंत्री को लोग नहीं मान रहे होते तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया होता, बात तो पुजारी फिर आपको दे दिया होता। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में खुद अनुप्रिया पटेल जी ने इस बात को जिक्र किया, हम लोग जिक्र कर ही रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल पाते हैं क्या? आप इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने जिक्र किया आपको, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खा गई सरकार बीजेपी है। आप जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी हमेशा नौकरी निकाला करती थी, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, दुबे जी आप जान लीजिए, बिला विशालम छात्र, हमेशा रेलवे की भर्तियां चलती रहती थी। आप बताओ आज के समय में क्या हालत बना के रख दिया आपने रेलवे डिपार्टमेंट का। आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देना पड़ेगा, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और आज इतना शोषण है, आप अस्पताल का जिक्र कर रहे थे, आज 10-10 हजार पे लड़के नौकरी कर रहे हैं वहां पे। सपा शासन में 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें फ्री थी, आपको याद होगा। उसी लोहिया के अंदर आज हालत ये हो गया है कि भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी, आपने जिक्र किया कि सर आप विदेश से पढ़ के आए, अरविंद सिंह जी जो जिक्र कर रहे थे, विदेश से पढ़ के आए, गर्व है, और उन्होंने ऐसे काम किए लखनऊ के अंदर, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे उन्होंने जाति नहीं देखी। सर 10 मेरी बात उतने सर आ जाने दो प्लीज, जितना आनंद को समझिए उतने जमा दीजिए। IIIT से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लेकर अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, चाहे सानिया बदो, चाहे गांव पुलिस पहुंचाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। वुमेन पावर लाइन, महिलाओं के साथ कोई घटना घटती थी पहले, वो महिलाओं को थाने जाना पड़ता था, वो आदरणीय अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की सोच, पढ़ी लिखाई की सोच है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी। रुक जाओ भाई, मेरी आपत्ति वहां शुरू होती है कि हम चुंगी के मेंबर चुने गए तो हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा, अगला प्रधानमंत्री चुना गया, बोले कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है। हम प्रधान चुनेगा तो बोले भारत हमारे पीछे खड़ा है। ऐसी सोच निरर्थक है और इसका कोई अर्थ, ये गरिमा के विरुद्ध भी है। भारत का प्रधानमंत्री भारत का सबसे बड़ा निर्वाचित चेहरा होता है। आपको पसंद हो तो 1 रोटी ज्यादा खाओ, पसंद ना हो तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, ऐसे तो नहीं चलता ना। मैंने एक बार कहा था कि प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री होता है और देश का सबसे बड़ा चेहरा निर्वाचित प्रधानमंत्री होता है। किसी को अच्छा लगे तो क्या फर्क पड़ता है और नहीं लगे तो क्या फर्क पड़ता है? जनता ने जिसके माथे रोली चंदन लगाया उसी की ना बात होगी। खैर अरविंद जी आप कुछ कह रहे थे? अब मैं 10 सेकंड में छोटी सी टिप्पणी बस आप फिर। हाँ, चंचल यादव जी बहुत ओजस्वी वक्ता हैं और मेरा एक सलाह है, कुछ चीजों को हम वाद विवाद से दूर रखना चाहिए। उसमें से याद आता है भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया,
या कोई पत्र जारी कर दिया, तो ये कहना सरासर गलत है कि आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति कैसे पत्र लिख देती हैं और कैसे चीजें मैनेज होती है। मुझे लगता है सार्वजनिक आगे पर एक दूसरा ये कह रहे थे कि पिछड़ी जातियों का कितना शोषण हुआ, ये सही है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने ये व्यवस्था बनाई कि जो कतार में अंतिम व्यक्ति है उन तक न्याय पहुंचे और उन तक सुविधाएं पहुंचे। लेकिन क्या चंचल यादव जी ये सही नहीं है कि यदुवंश कभी शोषित नहीं रहा है और सत्ता का लाभ आता है तो आप दीवार बन के खड़े हो जाते हो? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे फिर अखिलेश होंगे, क्यों नहीं आपके पार्टी तय कर दिए कि एक महादलित हो या महापिछड़ा वर्ग से आने वाला हो? जब हम न्याय की बात करते हैं तो दूसरों से मांगने के पहले खुद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहले खुद से शुरू करना चाहिए। सारे ठीक है अरविंद जी, समय कम है जी, आप ठीक बात, न्याय की बात करोगे जी। तो ये आनंद दुबे जी लास्ट कमेंट, समय कम जी। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये देख रही, कौन से लोग समाजवाद की आड़ में परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का परिवार आज कैसे है, क्या कर रहा है, किस हाल में, ये पूरा देश देख रहा है। तो इस किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी माल गोदाम में टंगी हुई उस बाल्टी की तरह है जिसके ऊपर आग लिखा है लेकिन अंदर रेत और पानी भरा हुआ। ठीक बात। इस देश ने वाजपेयी जी से लेकर और मोदी तक भाजपा की जब प्रधानमंत्री रहे तो 3 बार राष्ट्रपति चयन का अवसर आया। कौन लोग बने राष्ट्रपति? एक मुसलमान, एक दलित, एक आदिवासी। एक मुसलमान, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, एक दलित, एक आदिवासी। देश का प्रधानमंत्री 3 बार से कौन है? पिछड़े वर्ग का व्यक्ति। वो भी कब बने? अरे भाई बीच में नहीं, मेरे उसके बीच में नहीं है ना, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। 3 बार जनता ने जिसको निर्वाचित किया, भारत मतलब भाजपा के पास 3 बार अवसर था प्रधानमंत्री तय करने का। एक बार मोदी जी कर दिया था, फिर दूसरी बार किसी और को भी कर सकते थे। सवर्णों को नहीं, पिछड़े वर्ग को 3 बार अवसर मिला प्रधानमंत्री होने का। यह बात ठीक है कि परिवारवाद जो है वो दूसरे को कम कष्ट देता है। जिस पार्टी में ऐसा जघन्य किस्म का परिवारवाद होता है वो उस पार्टी की तमाम प्रतिभाओं की भ्रूण हत्या कर देता है। मैं हमेशा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आपको लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ। ओपन क्यों नहीं रही चीजें? अध्यक्ष यही होगा, मुख्यमंत्री यही होगा, क्यों भाई? बाकी लोग झाल बजाएंगे, बाकी झाल बजाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपकी एक सीमा है। बोले कैबिनेट मंत्री बना तो दिया, बात खत्म हो गई। बंजर भूमि विकास विभाग दे दिया आपको, ज्यादा हो मछली पालन भी ले लो। क्यों भाई? सबसे बड़ी कुर्सी क्यों नहीं मिल सकती? ये है। एक बात आई थी कि जय शाह की बात आई, इस पर किसी को कहा आपत्ति कि मुलायम सिंह जी का दूसरा बेटा व्यापार कर रहा है? किसी को आपत्ति नहीं, करे व्यापार, क्या दिक्कत है? लखनऊ में उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई, कैसे बनाई, वो जाने, इनकम टैक्स वाले जाने, किसी को आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। परिवारवाद तब शुरू होता है जब पिता और पिता के बाद पुत्र अध्यक्ष हो जाए। परिवारवाद तब शुरू होता है जब पिता प्रधानमंत्री हो और उसके बाद पुत्री प्रधानमंत्री हो जाए, और पुत्री के बाद पुत्री का पुत्र प्रधानमंत्री हो जाए, तब उसको बोलते हैं परिवारवाद। कि सब कुछ मेरा ही रहेगा, नियंत्रण मेरा ही रहेगा। आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोहिया जी की बात से असहमत तो नहीं हो सकते। और यह भी नहीं कोई कह सकता कि भाई आज के समाजवादियों में ज्यादा बुद्धि है, लोहिया कम अकल थे, ऐसा भी नहीं कोई कहने का दुस्साहस कर सकता, क्योंकि ताबीज तो उन्हीं के नाम का बांधना है गुरु। और एक तीसरी बात महत्वपूर्ण ये कि हिंदू पोलराइजेशन से बड़ी चिढ़ हो जाती है कि भाई हिंदू पोलराइजेशन क्यों कराया जा रहा है, इसको जाति में, खंड में, गोत्र में बांटो। ओवर टाइम करने को लोग निकल पड़ते हैं। वही लोग मुस्लिम
एकीकरण को बनाए रखने के लिए सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को पानी में बहा देते। इस बात की कभी चर्चा नहीं होती कि मुसलमानों में जो 4 अपर कास्ट हैं वो सारी मलाई का 95% हिस्सा क्यों खाए जा रहे हैं, कभी चर्चा नहीं होती। इसकी चिंता तो है समाजवादी पार्टी को कि भाई यादव को क्या मिला और कटियार कुर्मी को क्या मिला और प्रजापति को क्या मिला, लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि जो मुस्लिम में बढ़ई है उसको आज तक चेयरमैनी क्यों नहीं मिली नगर पालिका की, नहीं, उसकी चिंता नहीं। वो ना, वो हमने सब सेट कर दिया। वो जो 10-5 बड़े लोग हैं, वो कौन है मुसलमान, बोले खुर्शीद। अच्छा, उनसे पहले कौन थे, बोले किदवई। जय हो, किदवई और खुर्शीद उत्तर प्रदेश के मुसलमान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके जैसे चमक दमक वाले मुसलमान तो कुल मिला के 1000 नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, 2000। और जो बाकी भीड़ है उसकी कौन सुध लेगा। जो लोग कहते थे मुसलमानों में जाति नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही निकाल के पढ़ लो, उसी में समझ में आ जाएगा है कि नहीं है। और वो रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री को मिली थी, भारत सरकार की रिपोर्ट हो गई, किसी ने आज तक उस पर मुंह नहीं खोला। जो लोग जाति उपजाति गोत्र की राजनीति में सिद्ध हस्त हैं, जो घोसी और कमरिया तक डिवीजन करना चाहते हैं, वो भी इस बात पर कभी मुंह नहीं खोलते हैं कि मुसलमानों में जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, इनका क्या होगा। वहां भी शादी ब्याह तक नहीं होता आपस में, वहां शादी ब्याह तक नहीं होता आपस में, वहां भी वर्ग संघर्ष है। हिंदुओं से कमतर वर्ग संघर्ष नहीं, ज्यादा ही है। लेकिन नहीं, आप एक ब्लॉक के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, हिंदू तालाब में पड़ी मछलियों की तरह ट्रीट किए जाएंगे, हर मछली अलग है। क्यों? अगर मुसलमान मुसलमान के तौर पर ट्रीट हो सकता है तो हिंदू हिंदू के तौर पर उस पहचान के साथ उसको क्यों नहीं मान्यता मिल सकती राजनीति में, समाज में? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जैसे मुसलमानों के अपने विभाजन उनकी आंतरिक समस्या है, वैसे हिंदुओं के बीच में अपने विभाजन उनकी अपनी समस्या है। एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मुसलमान एक मुश्त वोट कर रहा है, पॉलिटिकल एरिना में वह हिंदू भी एक मुश्त वोट करेगा, तो क्या दिक्कत है फिर? खेल का मैदान तो बराबर रखना होगा, उसमें तो अंतर नहीं हो सकता। और नसीम खान है नहीं, उनका कुछ कनेक्शन ढीला हो गया, कांग्रेस का भी नेटवर्क आजकल ऐसे ही चल रहा है देश के साथ। तो वो कह रहे थे कि मुगल चले गए और अंग्रेज चले गए, अब काहे को उनकी बात नहीं। मेरे लिए मुगल और अंग्रेज व्यक्ति नहीं है, फोटो नहीं है, वो मेंटालिटी है। खिलजी चला गया, खिलजी के सोच वाले लोग तो हैं ना, बाबर की सोच वाले लोग हैं। जिस देश में बहुसंख्यक आबादी अपने 30 त्योहार नहीं मना पाए ढंग से, उनकी हर धार्मिक शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएं, उस देश में कह रहे हो कि नहीं नहीं वो तो सब चले गए मुगल। ये कौन सी मानसिकता है? दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, क्या किसी मुस्लिम देश में किसी मुस्लिम कार्यक्रम में ऐसी हिंसा होती है? कोई कर सकता है? नहीं। कि भारत को क्या समझ लिया, बनाना स्टेट। मैंने एक बार इस पर सख्त नाराजगी जताई थी उन अधिकारियों के लिए। मैंने कहा था इनको सबसे पहले मुअत्तल करो जो ये कह देते कि संवेदनशील इलाके में ये नहीं जाएगी, ये राम की बारात, हनुमान जयंती का जुलूस। क्यों? बोली संवेदनशील। संवेदनशील क्या होता है? क्यों नहीं जाएगी? क्या होता है संवेदनशील? राम जन्म की यात्रा, राम बारात की यात्रा, हनुमान जयंती की यात्रा भारत में नहीं चलेगी तो क्या अफगानिस्तान में निकालेंगे? लेकिन वहां सबका कंठ रुंध जाता, चोक हो जाता है, तो वहां कोई नहीं बोलता। सीख देने वाले आ जाते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा गाना क्यों बजा रहे थे, आपने झंडा क्यों लिया था, आदि आदि। मूल प्रश्न से सब बचना चाहते हैं कि क्या भारत ऐसा देश बन के रहे
जहाँ यहाँ की बहुसंख्यक आबादी अपने धार्मिक प्रतीकों, अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ शोभा यात्राएं न निकाल सके? ऐसा चाहते हैं ना? तो ऐसा भारत स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय पौरुष और स्वाभिमान का विषय भी है। मैंने एक बार कहा भी था कि दुनिया के सारे धर्म जो हैं वो 3000 साढ़े 3000 साल के भीतर की पैदाइश है, उससे पुराना कोई नहीं। 1500 साल के आसपास तो ये इस्लाम कुल है। अभी सनातन के जन्म की तारीख किसी के पास नहीं। भारत के धार्मिक चिन्ह, भारत की धार्मिक मूर्तियां ये बताती हैं, और उत्खनन जो हुआ है वो ये बताता है कि सनातन की सभ्यता उस सीमा से बहुत पहले की है। तो जब कुछ नहीं था तो सनातन था। इसलिए भारत का मूल वही है। वो बटना नहीं चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि इतिहास बताता है जब जब बंटवारा हुआ तब तब कोई खिलजी आया, तब तब कोई मुगल आया, तब तब कोई अंग्रेज आया। धन्यवाद।